दारा सिंह को तो आप जानते ही होंगे, कुश्ती खेलते थे और विश्वविख्यात व्यक्तित्व थे, राज्यसभा में भी सदस्य हो गए। बबीता फोगट को भी आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया खिलाड़ी थी और खेल मंत्री भी रही। उनकी छवि, इन दोनों ही लोगों की छवि पहलवान की तरह है, खिलाड़ी के तौर पर रही है। ऐसे ही एक हुआ करते थे राजेश विधोड़ी, हवाई जहाज चलाते थे और लोग उनको राजेश पायलट के नाम पे पहचानते थे। और यही वजह थी कि जब वो राजनीति में आ गए तो उन्होंने अपना नाम ही रख दिया राजेश पायलट। कपिल सिंह विंग कमांडर थे, लेकिन संन्यास जब ले लिया उन्होंने तो उन्होंने अपना नाम रख दिया पायलट बाबा। लेकिन यूपी और बिहार के लोग अपना मूल यानी अपनी पहचान छुपाते हैं बहुत शातिराना अंदाज में। खासतौर पे जो गुंडे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो कमाल तरीके करते हैं। आप गुंडे हैं तो गुंडे नहीं हैं, आप बाहुबली हैं, क्योंकि आपने ऊपर एक आवरण ले लिया है राजनीति का और एक बहुत सुरक्षा है, और सुरक्षा को सम्मान दिलाने के लिए वो एक नाम रख दिया आपने सेलिब्रिटी वाला बाहुबली। खासतौर से गुंडे और अपराधी लोग तो वो खूब अपराध में लिप्त रहते हैं, लेकिन अपने चेले चिपाड़ियों और पत्रकारों को दान दक्षिणा बांट कर अपने आप को, खुद को सेलिब्रिटी जैसा नाम चस्पा कर देते हैं उनके चरित्र के साथ, उनके मुंह पर, उनके बारे में कि बाहुबली। मसलन जो अपराधी या गुंडा मूलतः अपराध के क्षेत्र में चमक कर राजनीति में शामिल होकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है, साजिश करता है, वह अपने आप को बाहुबली के तौर पर प्रचारित करना चाहता है और करा लेता है। यह तो समझिए कि बाकायदा रवायत बन चुकी है, परंपरा बन गई है। मानो बाहुबली न हुए पद्मश्री हो गए, यानी भारत रत्न जैसे उनके उपाधि मिल गई। राजनीतिक क्षेत्र में तो बिहार और उत्तर प्रदेश की रग रग में बसा हुआ है अपराध, और ऐसा व्यक्ति मूलतः अपराधी होता है या गुंडा होता है, यानी माफिया आप उसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के सामने जनता भी अपना सर माथा टेक देती है उसके पैरों पर, और उसे बाहुबली जैसी, भारत रत्न जैसी पदवी से नवाजना शुरू कर देती है। फिर क्या, जो माफिया है वो नेता बन जाता है, जो अपराधी है, गुंडा है, वो नेता बाहुबली हो जाता है। अब अपने आसपास को देखिए, गुंडों और अपराधियों को सेलिब्रिटी जैसा नाम दिया जाता है बाहुबली। मतलब यह हो गया कि अपराध ही योग्यता है और उसकी डिग्री का नाम होता है बाहुबली। बाहुबली यानी पहलवान, अर्थ अलग बदल गया। तो आज बात करते हैं यूपी के बाहुबलियों पर। हालांकि उनमें मुलायम सिंह यादव बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उन पर कई अपराध थे, लेकिन उन्हें बाहुबली नहीं माना जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति और पहलवानी को त्याग दिया था। लेकिन पूरी यादें लोगों की याददाश्त से बाहर चली जाएं, इसके लिए उन्होंने अपने आप को नेता के तरीके से प्रचारित कराना शुरू कर दिया था। जात विवाद भड़काया, लोगों को जातिगत रूप से एकजुट किया, अयोध्या में गोलियां चलवाई, यानी पूरा ध्यान ही बदल दिया। अपराधियों को प्रश्रय खोप दिया, लेकिन खुद न गुंडा बने, न अपराधी बने और न कोई माफियागिरी की उन्होंने। लेकिन उसके उलट ब्रजभूषण सिंह को देख लीजिए, वो पहलवानी करते थे, बाद में राजनीति में आ गए तो कई बार सांसद बने, एमएलए भी बने। इसी बीच उनकी रुचि भड़की और साथ ही वो महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए। लेकिन जल्दी ही उन पर महिला पहलवानों ने गंभीर यौन आरोप लगाए। अब राजनीति में उनका पत्ता अब कट चुका है। अब वे न तो पहलवान बन पाए हैं और न नेता। उनके पास 60 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन वे शिक्षक का ओहदा भी हासिल नहीं कर पाए। सच बात तो अब यही है कि शिक्षा माफिया के तौर पर अब उनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं और उनको देखते हैं। नतीजा यह है कि वो अपने हेलीकॉप्टर लेके जहां तहां कुदक्का मारते हैं, लेकिन लोग तो बताते हैं कि वे खुद को बाहुबली कहलवाने में गर्व भी महसूस करते थे। लेकिन ख्याति तो ऐसी हो गई, लेकिन उनके कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को उनके अभिभावक अकेले कभी भी ब्रजभूषण के सामने जाने नहीं देते। अब ब्रजेश सिंह को देख लीजिए, पूर्वांचल के, चंदौली और वाराणसी के साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल में उनका एक अच्छा दबदबा है। पहले तो पूर्वांचल के आपराधिक धंधों में मुख्तार के साथ उनकी खूब दोस्ती चलती थी, लेकिन बाद में उनकी जानी दुश्मनी हो गई। दोनों ही जेल गए, दोनों ही जनप्रतिनिधि बन गए, लेकिन महिमा देखें पत्रकारिता की, वे उन दोनों को ही लोग बाहुबली कहते हैं।
लेकिन जबकि दोनों की छवि दुर्दांत अपराधी की है। बाद में योगी जी की मुख्यमंत्री बन जाने से जातिगत समीकरणों में ब्रजेश सिंह सुरक्षित तो हो गए, लेकिन मुख्तार अंसारी मौत के हवाले हो गए। अब उनके खानदान के लोग मुख्तार अंसारी के नाम पे फातिहा पढ़ते हैं, जबकि ब्रजेश सिंह अपना एलोग परलोग साधने के लिए पूरे यूपी में ठाकुरों को एकजुट करने और मंदिरों में परेड करने में बहुत व्यस्त हो गए। अमरमणि त्रिपाठी को तो आप जानते होंगे, आजकल सजा काट रहे हैं। उन पर हत्या, अपहरण जैसे 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या भी शामिल है। उनका बेटा है अमनमन त्रिपाठी, जो अपनी दो पत्नियों को मौत के घाट उतार चुका है। बताते हैं कि अपने क्षेत्र में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की जंग में अपनी छवि बनाने के लिए योगी ने अमनमन त्रिपाठी और अमनमन त्रिपाठी को खूब प्रश्रय दिया। हालांकि विजय मिश्रा बिल्कुल कमाल तरीके काम करते हैं, अपराध को खूब से विकसित किया, लेकिन पत्रकार और स्थानीय लोग उनको बाहुबली ही कहते हैं। ना जाने क्या कहे उनको, जो अपराधी है अपराधी की तरफ ही क्यों नहीं देखते हैं आप उनको। आखिर अपराध और माफियागिरी में भी तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं ये लोग। रघुराज प्रताप सिंह को रोज राजा भैया कहते हैं। गैर कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं। सन 2006 में विधायक पूर्ण सिंह बुंदेला की हत्या में आरोपित रहे हैं रघुराज सिंह और उनके भाई अक्षय प्रताप सिंह। मायावती सरकार में रघुराज प्रताप और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर बीजेपी के विधायक पूर्ण सिंह बुंदेला के अपहरण और हत्या की धमकी का आरोप लगाया था। कोटा के तहत गए रघुराज प्रताप सिंह, जिसमें हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी भी खूब हुई थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई तो वो उन्होंने सारा केस ही वापस कर दिया। इसके बावजूद कि अदालत ने रघुराज प्रताप सिंह को आदतन अपराधी करार दे दिया था, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश माना। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इसे अपराधीकरण का उदाहरण मानता है। इसके बावजूद जनता ने उन्हें निर्दलीय जिता दिया। सन 2095 के दिलेरगंज गांव में 2 युवतियों की लाशें नदी में मिली थी। आरोप लगा था कि रघुराज सिंह के जुड़े गुंडों ने वसूली से इनकार करने पर पूरा का पूरा गांव ही फूंक दिया था। एक भीड़ ने हमला किया जिसमें कई हत्याएं हुई। सीबीआई ने रघुराज का नाम जोड़ लिया। बताते हैं कि इसका कारण था प्रकाश नाम सिंह का एक दबंग व्यक्ति, जो रघुराज प्रताप सिंह का बहुत करीबी था। 2013 के कुंडा में ग्राम प्रधान धन्यलाल यादव और उसके भाई सुरेश यादव की हत्या, जिसकी जांच के दौरान डिप्टी एसपी जियाउल हक मारा गया था। सीबीआई ने 4 एफआईआर दर्ज कराई थी उस पूरे मामले में, जिसमें रघुराज सिंह के साथ उसके सहयोगी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव वगैरह पर साजिश करने का आरोप लगाया गया था। 2024 में सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन रघुराज सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जांच का फिर आदेश दिया था, जो आज भी लटका हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के 2022 के हलफनामे के मुताबिक 11 लंबित मामलों में हत्या प्रयास और साजिश किया है रघुराज प्रताप सिंह ने। ये मामले रघुराज सिंह की 7 बार की विधायकी को दागदार बनाते हैं। उन पूरे विशाल व्यक्तित्व को केवल इस अपराधी प्रवृत्ति ने बर्बाद कर दिया। कुंडा का राजा बनने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो 2020 में ऐलानिया कह दिया था कि रघुराज प्रताप सिंह आदतन अपराधी है, और उनकी पत्नी ने भी इस समय बहुत ही जल्दी ही ऐलानिया कहा कि रघुराज प्रताप सिंह पास जखीरा है आग्नेय अस्त्रों का, जो जबरदस्त हल्का करा सकता है। और अब आइए धनंजय सिंह पर। मार्च 2024 में एक जौनपुर की अदालत ने धनंजय सिंह को, उनके सहयोगी को, एक मामले में अपहरण और वसूली के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि चर्चा के मुताबिक जुगाड़ राजनीति के तहत उनको हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। आरोप था कि एक नमामि गंगे नामक अमृत योजना परियोजना के प्रबंधक को उन्होंने पकड़ा, मारा, पीटा और पिस्तौल लगाकर कहा कि वो घटिया सामान जो सप्लाई कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो उनको मार डालेंगे। एक हत्या के मामले में धनंजय सिंह एक बार फरार घोषित हो चुके हैं, लेकिन एसपी के घर के ठीक सामने के बड़े मैदान पे वो क्रिकेट खेला करते थे
पुलिस लाइन के ग्राउंड। जुलाई 21 में एक कोर्ट ने धनंजय को मऊ जिले में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजीत सिंह की हत्या के मामले में फरार घोषित कर दिया था। सन 96 से 2013 के बीच उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 बार विभिन्न दर्ज मुकदमों की संख्या जिसपे 30-40 से थी, उसमें वो वांटेड थे। ये मामले अभी भी लंबित चल रहे हैं। धनंजय सिंह का मामला गैंगस्टर नेता की छवि का ज्वलंत उदाहरण है, जहां राजनीति, अपराध, सामाजिक प्रभाव, ताकत और चुनावी अभियान एक दूसरे से बुरी तरीके से संलिप्त थे। यह हकीकत है कि यूपी में अपराधी लगातार अपना सिर उठाने लगे हैं। सन 22 के विधानसभा चुनाव के दौरान 51% यानी 2005 विधायकों के पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 128 पर तो गंभीर मामले हैं। ऐसे आपराधिक चरित्र वाले विधायकों की सूची में भाजपा ने बाकायदा रेस जीत ली है। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के करीब आधे यानी 48 विधायकों पर गंभीर मामले हैं। यूपी के 80 सांसदों में 34 पर गंभीर आपराधिक दर्ज है। मसलन NRHM का घोटाला, गैंगस्टर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले बहुत गंभीर हैं। और ये साबित करता है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय किस स्तर तक निचले उतर चुके हैं और कितने निचले तरीके से जन मतदाताओं ने उनको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। सच बात तो यही कि यही लोग अब वास्तविक रूप से डॉन पॉलिटिशियन हैं, करते हैं अपराध लेकिन अपनी छवि बनाए रखने के लिए राजनीति का सहारा लेते हैं और बाहुबली के तौर पर समाज को पूजने की कवायद कराते हैं। इस तरह के नेताओं की मौजूदगी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अक्सर स्थानीय दबदबा की अवधारणा को दर्शाती है, जहां क्षेत्र स्तर पर सत्ता, विधायक, विवाद और न्याय व्यवस्था एक जटिल समीकरण बनते जा रहे हैं। लेकिन हताशा की सबसे बड़ी हालत यह है कि ऐसे अपराधी जब चुनाव मैदान में आते हैं तो मतदाताओं को एक बेदाग उम्मीदवार से 3 गुना ज्यादा तक वोट मिल जाते हैं। फिर सवाल यह होता है कि जनता की प्राथमिकता क्या है, अपराध या फिर बेदाग उम्मीदवार? जनता क्या चाहती है? अपने आसपास और देश तक खुली हुई आजाद हवाओं का अनवरत झोंका या फिर अपराधियों को विधानसभा या संसद में भेजकर खुली बयार को हमेशा हमेशा बंद कर देने वाली खिड़की? बहरहाल इसी मामले पर हम बिहार के साथ ही साथ यूपी के धनंजय सिंह और मुख्तार के साथ हुई बातचीत पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा। तो ये है फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपराध की ये हकीकत। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किन्हीं दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सूर्य को इजाजत दीजिए। नमस्कार।